हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मस्ट अवेटेड वीडियो आ चुका है। ऑब्जेक्टिव कोर्स जो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वो स्टार्ट हो चुका है। आज ये पहला क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग अभी शुरू किए हैं। आपको पता है कि हर फ्राइडे को हम लोग ज्योग्राफी के लगभग एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे और जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव हो सकता है 50, 100, 150, 200, मेरा टारगेट तो है तो कि कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर लिया जाए एक चैप्टर से, अगर वो बड़ा चैप्टर है तो। अभी हम शुरू किए हैं मानव भूगोल और ये है फर्स्ट चैप्टर, मानव भूगोल प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र। ये चैप्टर छोटा सा है, लगभग 2-3 पेज का है, फिर भी मैं इससे लगभग 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो इन सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में आप ज़रूर नोट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए कि नेक्स्ट ईयर आपका जब रिजल्ट आए तो देखने लायक रिजल्ट हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र। इसमें हम लोग मानव भूगोल के प्रकृति और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं बनाने का प्रयास किया हूँ। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। ऑप्शंस है पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को, या मानव समाज उनकी गतिविधियां और पर्यावरण के साथ संबंध को, या केवल प्राकृतिक आपदा को, या केवल जनसंख्या वितरण को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा मानव समाज उसकी गतिविधियां और पर्यावरण के साथ संबंध को। मानव भूगोल मुख्य रूप से यह समझने का प्रयास करता है कि मानव समाज पर्यावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है और कैसे भौगोलिक परिस्थितियां मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना, केवल जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन, या किसी एक क्षेत्र का विशेष अध्ययन। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना। मानव भूगोल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि ये प्रक्रियाएं पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है ये, मानव भूगोल को एक पृथक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। और इसका ऑप्शन है कार्ल रिटर, फर्डिनेंड वोल रिchthofen, फ्रेडरिक रैटजेल, या अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पर्यावरणीय निर्धारणवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मौसम और जलवायु का अध्ययन किस भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, जलवायु भूगोल, या आर्थिक भूगोल। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जलवायु आया है यहाँ पे तो ये जलवायु भूगोल में ही किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको पहले ही पता चल गया। देखिए जलवायु भूगोल, तो जलवायु भूगोल भौतिक भूगोल की ही एक शाखा है जिसमें विभिन्न स्थानों की जलवायु विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न होगा ये, मानव भूगोल का अध्ययन किस प्रकार की विधियों से किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, किसी विशेष विधि से नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। मानव भूगोल में सांख्यिकीय डेटा, क्वांटिटिव और ये विवरणात्मक अध्ययन, क्वालिटेटिव दोनों शामिल होते हैं जिसमें समाज और पर्यावरण की जटिलताओं को समझा जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा अध्ययन शामिल नहीं है। सांस्कृतिक विशेषताएं, भूमि संरचना, आर्थिक क्रियाएं, या जनसंख्या वितरण। देखिए दोस्तों, भूमि संरचना का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, भौतिक भूगोल में। देखिए भौतिक भूगोल का हिस्सा है भूमि संरचना, जबकि मानव भूगोल मानव गतिविधियों और पर्यावरण पर उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संभावनावाद यानी पॉसिबलिज्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है फ्रेडरिक रैटजेल, कार्ल सोयर, एलन चैडविक, या हंटिंगन।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्ल सायर। कार्ल सायर ने संभावनावाद की अवधारणा दी, जिसके अनुसार मनुष्य अपने नवाचार और तकनीकी विकास के माध्यम से पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव भूगोल का अध्ययन किस पैमाने पर किया जाता है? स्थानीय पैमाने पर, या राष्ट्रीय पैमाने पर, या वैश्विक पैमाने पर, या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। मानव भूगोल का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर भी करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल पर भी हम लोग मानवीय क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय निर्धारणवाद। पर्यावरणीय निर्धारणवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? मानव अपने पर्यावरण को पूरी तरह बदल सकता है। बी है पर्यावरण ही मानव गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सी है केवल सामाजिक कारक मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन डी है आर्थिक क्रियाएं ही प्रमुख निर्धारक हैं। इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण ही मानव गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पर्यावरणीय निर्धारणवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अनुसार प्राकृतिक परिस्थितियां मानव समाज और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, जनसंख्या वितरण, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या खगोलीय पिंडों की गति। एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए और फिर उसके ऑप्शंस को देखिए। अगर आप पढ़े हैं इसको तो आंसर देने का प्रयास कीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो इसको समझने का प्रयास कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस का एक कलेक्शन तैयार कीजिए। देखिए इसका सही जवाब होगा जनसंख्या वितरण, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियाँ। मानव भूगोल जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, जो मानव और पर्यावरण के संबंध को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव भूगोल को भौतिक भूगोल से अलग करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? कौन सा मुख्य तत्व है जो मानव भूगोल को भौतिक भूगोल से अलग करता है? इसका सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन है इसमें जलवायु अध्ययन, मानव गतिविधियों का अध्ययन, पर्वतीय संरचनाएं, महासागरों का अध्ययन, और इसका सही जवाब होगा मानव गतिविधियों का अध्ययन। भौतिक भूगोल प्राकृतिक विशेषताओं यानी पर्वत, जलवायु, महासागर का अध्ययन करता है, और जबकि मानव भूगोल सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। दोस्तों भौतिक भूगोल में हमें पढ़ना है कौन सा नदी कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सा महासागर कहाँ पे है, जलवायु कहाँ का कैसा है, पर्वत के बारे में पढ़ना है। ये सब भौतिक भूगोल के अंदर में पढ़ना है। जबकि मानव के समाज, उसके आर्थिक क्रियाओं का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो समझ जाइए वो सब क्या पढ़ना है, मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। दोस्तों 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव भूगोल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? सांस्कृतिक परंपराएं, आर्थिक क्रियाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या जनसंख्या वितरण। इसका सही होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम किस में पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगर्भ विज्ञान का हिस्सा है, जबकि मानव भूगोल समाज और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं। नौ संभावनावाद, न्यू पॉसिबिलिज्म का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन ए है मनुष्य पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। ऑप्शन बी है मनुष्य तकनीक और नवाचार के माध्यम से पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण ही सभी चीज़ों को निर्धारित करता है। और ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता को निर्धारित करती हैं। और इसका सही जवाब होगा मनुष्य तकनीक और नवाचार के माध्यम से पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है। ये क्या है? नौ संभावनावाद, यानी नया संभावना बहुत सारी चीज़ों में है। इसके लिए तकनीक और नवाचार यानी इनिशिएटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो नाम ये हर एक जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उसके नाम में ही उसका डिफिनीशन छुपा हुआ रहता है। नौ संभावनावाद के अनुसार इंसान क्या करता है? किसी भी चीज़ को अपने अनुकूल बना सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? देखिए सामाजिक भूगोल नहीं है, या जनसंख्या भूगोल नहीं है, या स्थलाकृतिक भूगोल नहीं है, या राजनीतिक भूगोल नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बताए हैं कि जगह से रिलेटेड जो भी भूगोल है
वो सब भौतिक भूगोल में आता है। यानी इसका सही उत्तर होगा स्थलाकृतिक भूगोल। स्थलाकृतिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो भौतिक भूगोल का हिस्सा है जो भू आकृतियों का अध्ययन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव भूगोल को भौतिक अध्ययन की एक गतिशील शाखा माना जाता है। यह केवल ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित है, या यह समय के साथ बदलते मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करता है, या यह केवल अस्थायी विशेषताओं का अध्ययन करता है, या यह केवल एक क्षेत्र पर केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यह समय के साथ बदलते मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करता है। इसका व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। मानव भूगोल में विभिन्न समय काल में मानव गतिविधि और पर्यावरण के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नियंत्रित पर्यावरणीय दृष्टिकोण, कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल अप्रोच का क्या अर्थ है? और इसके ऑप्शंस हैं, पर्यावरण ही सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है, मनुष्य अपने पर्यावरण को पूरी तरह से बदल सकता है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है, या पर्यावरण परिवर्तनशील नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य तकनीकी और सामाजिक विकास के माध्यम से पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रैटजेल, इमैनुएल कांट या अल्फ्रेड वेबर? इसका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल ने पहली बार मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया और इसे वैज्ञानिक अध्ययन की एक शाखा के रूप में विकसित किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव भूगोल का मुख्य आधार क्या है? भौतिक विशेषताएं, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध, महासागर और पर्वत, या जलवायु परिवर्तन? इसका सही उत्तर आपको पता ही है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मानव समाज प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कैसे संपर्क करता है और इसे कैसे बदलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्धारणवाद और संभावनावाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, निर्धारणवाद पर्यावरण पर निर्भरता को मानता है, जबकि संभावनावाद मानव नवाचार को मानता है। यह दोनों एक ही चीज है। यह संभावनावाद पर्यावरण को सर्वोपरि मानता है, या निर्धारणवाद मानव स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धारणवाद पर्यावरण पर निर्भरता को मानता है, जबकि संभावनावाद मानव नवाचार को मानता है। निर्धारणवाद के अनुसार मानव का जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर करता है, जबकि संभावनावाद के अनुसार मनुष्य तकनीकी विकास से पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता? जनसंख्या भूगोल, जलवायु अध्ययन, राजनीतिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल? तो आपको पता ही है, जलवायु अध्ययन इसका आंसर होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जलवायु अध्ययन। जलवायु अध्ययन भौतिक भूगोल की एक शाखा है, जबकि जनसंख्या, राजनीतिक और सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूलभूत निर्धारणवाद यानी रेडिकल डिटर्मिनिज्म का क्या अर्थ है? मानव पर्यावरण को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है, या केवल भौगोलिक विशेषताएं ही मानव क्रियाओं को निर्धारित करती है, या आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण हैं, या मानव स्वतंत्रता पूरी तरह असंभव है? इसका सही उत्तर होगा केवल भौतिक विशेषताएं ही मानव क्रियाओं को निर्धारित करती है। इसका व्याख्या आप देख सकते हैं। मूलभूत निर्धारणवाद के अनुसार भौगोलिक परिस्थितियां ही मानव गतिविधियों को पूरी तरह नियंत्रित करती हैं और मनुष्य के पास बहुत कम स्वतंत्रता होती है। तो दोस्तों देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक हर क्वेश्चन नया मिल रहा है। सोचिए कि आपका एक एक टॉपिक इससे कवर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है? पर्यावरण भूगोल, या जनसंख्या भूगोल, जलवायु भूगोल, या ग्रामीण भूगोल? तो ये तो अभी हम लोग देखे हैं जलवायु भूगोल। जलवायु भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा है, जबकि पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या भूगोल और ग्रामीण भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक नया आया, पर्यावरणीय नियतिवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का प्रमुख आलोचक कौन था?
ऑप्शन नंबर ए कार्ल सायर, या ऑप्शन नंबर बी एडन चैडविक, या ऑप्शन नंबर सी फर्डिनेंड वोन रिच्थोफेन, या अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इसका सही उत्तर होगा कार्ल सायर। कार्ल सायर ने पर्यावरणीय नियतिवाद की आलोचना की और संभावनावाद का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मानव नवाचार से पर्यावरणीय सीमाओं को पार कर सकता है। ठीक है, तो नियतिवाद का मतलब है कि भाई जैसा नियति है, जैसा किस्मत में है वही होकर रहेगा। और ये नवाचारवाद यानी कि संभावनावाद बताता है कि भाई किस्मत भी बदला जा सकता है अगर मेहनत करने की क्षमता हो तो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत कहता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के अनुकूल के लिए नए तरीके खोज सकता है? अभी आप देखें, एक क्वेश्चन के लिए जितने भी ज़्यादा एंगल हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के लिए सभी एंगल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी आप देखे हैं कि पर्यावरण जैसा है उसको हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, यानी पहाड़ पर हैं, हम चाहें तो पहाड़ पर भी पानी ला सकते हैं। कैसे? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट संभावनावाद का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, संभावनावाद के अनुसार मनुष्य अपनी तकनीक और सांस्कृतिक क्षमताओं के माध्यम से पर्यावरण की बाधाओं को दूर कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव भूगोल किन दो प्रमुख घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है? भौतिक भूगोल और जलवायु, या प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज, या महासागर और पर्वत, या खगोल शास्त्र और भूगोल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज। मानव भूगोल इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है और बदले में इसे कैसे प्रभावित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नव संभावनावाद की अवधारणा क्या बताती है? मनुष्य के पास असीमित स्वतंत्रता है, या मनुष्य तकनीकी विकास से पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है, या पर्यावरणीय कारक ही सर्वश्रेष्ठ है, या केवल समाज ही विकास को नियंत्रित करता है। इसका सही जवाब होगा मनुष्य तकनीकी विकास से पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है। नव संभावनावाद के अनुसार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के कारण मनुष्य पर्यावरणीय सीमाओं को पार कर सकता है और अपने लिए नए अवसर बना सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? पर्यावरणीय निर्धारणवाद, स्थल मंडल, संभावनावाद, या मानव पारिस्थितिकी। तो इसका सही उत्तर आपको पता है, इसका सही उत्तर होगा स्थल मंडल। देखते हैं आगे इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर भौतिक भूगोल का एक भाग है, जबकि अन्य तीन जो है वो अवधारणाएं मानव भूगोल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में भिन्नता किस सिद्धांत को दर्शाता है? प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में भिन्नता किस सिद्धांत को दर्शाता है? संभावनावाद को, या जलवायु विज्ञान को, या स्थलाकृति को, या निर्धारणवाद को? इसका सही उत्तर होगा संभावनावाद। संभावनावाद कहता है कि विभिन्न समाज अपने सांस्कृतिक और तकनीकी विकास के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 29वां प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, 29 प्रश्न होने जा रहे हैं और अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, जबकि ये चैप्टर मात्र 2 पेज का था। तो सोचिए कि आगे के चैप्टर्स के लिए हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और कितना हमारा संभावना होगा कि ये सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और आपका समय हम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। पर्यावरणीय निर्धारणवाद और संभावनावाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? निर्धारणवाद पर्यावरण को निर्णायक मानता है, जबकि संभावनावाद मानव स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। या दोनों एक ही सिद्धांत है? या संभावनावाद कहता है कि पर्यावरण ही सब कुछ नियंत्रित करता है, या निर्धारणवाद मानव स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है? इसका सही उत्तर होगा निर्धारणवाद पर्यावरण को निर्णायक मानता है, जबकि संभावनावाद मानव स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। निर्धारणवाद मानता है कि पर्यावरण ही मानव गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जबकि संभावनावाद कहता है कि मानव अपनी तकनीकी और सामाजिक क्षमताओं के आधार पर पर्यावरण की बाधाओं को पार कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन किस भूगोल की शाखा में किया जाता है?
सामाजिक भूगोल की शाखा में, या जनसंख्या भूगोल की शाखा में, या भौतिक भूगोल की शाखा में, या जलवायु भूगोल की शाखा में। ये नाम से ही स्पष्ट है कि जनसंख्या भूगोल की शाखा में इसका अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण, घनत्व, संरचना और प्रवासन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? कृषि भूगोल, जलवायु भूगोल, शहरी भूगोल या आर्थिक भूगोल? इसका सही उत्तर होगा जलवायु भूगोल। जलवायु भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा है, जबकि कृषि भूगोल, शहरी भूगोल, आर्थिक भूगोल ये सब किसकी शाखा है? मानव भूगोल की शाखाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा भूगोल मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर सी होगा जलवायु भूगोल, या ऑप्शन नंबर डी स्थलाकृतिक भूगोल। तो आपको पता ही है इसका सही उत्तर क्या होगा? मानव भूगोल। अभी हम लोग पढ़े भी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मानव भूगोल। मानव भूगोल समाज और पर्यावरण के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, संभावनावाद की अवधारणा किसने दी थी? संभावनावाद की अवधारणा किसने दी थी? फ्रेडरिक रैटज़ेल, एलन चैडविक, कार्ल सोयर या अल्फ्रेड वेबर? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कार्ल सोयर। कार्ल सोयर ने संभावनावाद की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मनुष्य अपने बुद्धि और तकनीकी विकास से पर्यावरणीय बाधाओं को पार कर सकता है। अगर आप ध्यान से कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो हमको लगता है कि आधा से ज़्यादा तो आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए कार्ल सोयर का नाम कितनी बार आया है, संभावनावाद का नाम कितनी बार आया है। मेरा पूरा एम है कि आपको याद हो जाए सब वीडियो देखते देखते। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नीतिगत भूगोल, ये नया आया गुरु। पॉलिसी ज्योग्राफी का अध्ययन किससे संबंधित है? सरकार की नीतियों से, या जलवायु परिवर्तन से, या कृषि विकास से, या जनसंख्या वृद्धि से? तो भाई हम तो देखें जलवायु विज्ञान से जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ा जाता है, तो ये तो नहीं होने वाला है। सरकार की नीतियाँ। नीतिगत भूगोल विभिन्न नीतियों यानी पॉलिसीज को स्थानिक प्रभावों का अध्ययन करता है। उस पॉलिसीज से, उस नीतियों से स्थानिक प्रभाव क्या क्या हो सकता है, उनका ये अध्ययन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का प्राथमिक अध्ययन क्षेत्र नहीं है? जनसंख्या वितरण, भाषा और संस्कृति, पर्वतीय संरचनाएं या आर्थिक क्रियाएं? इसका सही उत्तर होगा पर्वतीय संरचना। पर्वतीय संरचना भौतिक भूगोल का विषय है, जबकि अन्य 3 विषय मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किन पहलुओं पर आधारित है? आय, साक्षरता या जीवन प्रत्याशा, जलवायु, स्थलाकृति, जनसंख्या, भाषा, संस्कृति, धर्म या भू आकृतिक विशेषताएं? इसका सही उत्तर होगा आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य आधार आय स्तर, शिक्षा दर और औसत जीवन प्रत्याशा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांस्कृतिक भूगोल मुख्य रूप से क्या अध्ययन करता है? जलवायु परिवर्तन, मानव भाषा, धर्म, परंपराएं और कला, स्थल मंडल की संरचना, पर्यावरणीय बदलाव? तो इसका सही उत्तर होगा मानव भाषा, धर्म, परंपराएं और कला। सांस्कृतिक भूगोल मानव समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव भूगोल का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की संरचना को समझना, जलवायु पर शोध करना, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना, सौर मंडल का अध्ययन करना? तो इसका सही जवाब होगा मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि मनुष्य प्राकृतिक परिवेश के साथ कैसे बातचीत करता है और उसे कैसे बदलता है। अगला प्रश्न होगा, कृषि भूगोल का अध्ययन किन पहलुओं पर केंद्रित होता है? कृषि प्रणालियाँ, फसल वितरण और उत्पादन तकनीक, जलवायु और समुद्र धाराएं, खगोल विज्ञान या पहाड़ी संरचनाएं? इसका सही उत्तर होगा कृषि प्रणालियाँ, फसल वितरण और उत्पादन तकनीक। कृषि भूगोल फसल पैटर्न, कृषि तकनीकों और उसके स्थानिक विविधताओं का अध्ययन करता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम दोस्तों। अगला प्रश्न है मानव भूगोल में स्थानिक वितरण यानी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या अर्थ है? भौगोलिक घटनाओं का समय के अनुसार वितरण, किसी विशेष स्थान की विशेषताएं, विभिन्न भौगोलिक तत्वों का स्थान विशेष में वितरण, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न भौगोलिक तत्वों का स्थान विशेष में वितरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, इसका थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं। स्थानिक वितरण का मतलब क्या होता है? स्थानिक वितरण का मतलब किसी क्षेत्र में जनसंख्या, संसाधन, उद्योगों, नगरों आदि में फैलाव से है। तो आगे बढ़ते हैं, मानव भूगोल के अध्ययन में कौन सा सिद्धांत प्रमुख भूमिका निभाता है? स्थल मंडल सिद्धांत, स्थानिक अंतःक्रिया सिद्धांत, भौगोलिक चक्र सिद्धांत या ज्वालामुखी सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा स्थानिक अंतःक्रिया सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या विस्फोट किसका संकेत है? अत्यधिक औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर, कृषि का ह्रास या जलवायु परिवर्तन। ये तो आपको ही पता है कि बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का एक सामाजिक घटक नहीं है? सामाजिक घटक, समाज में तो धर्म होगा ही, समाज में भाषा भी हो सकता है, समाज में जनसंख्या भी हो सकता है, लेकिन समाज स्थलाकृति पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई ऐसा ऐसा स्थल होगा तो वहाँ पे ऐसा समाज होगा, ऐसा नहीं होता है। तो स्थलाकृति इसका सही उत्तर होगा। पर्यावरणीय निर्धारणवाद के अनुसार जीवन किस पर निर्भर करता है? मानव बुद्धिमत्ता पर, प्राकृतिक वातावरण पर, तकनीकी विकास पर या सरकारी नीतियाँ पर। इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक वातावरण। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, मानव भूगोल में नौ संभावनावाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। देखिए नाम से नौ संभावनावाद यानी नया नया संभावना किस में आएगा? पूरी तरह से निर्भर रहेगा तो नया संभावना आने से रहा। पर्यावरण को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, ये हो सकता है। तकनीकी विकास से मनुष्य पर्यावरण की बाधाएं पार कर सकता है, ये भी हो सकता है। जलवायु ही मानव गतिविधियों को नियंत्रित करती है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, तकनीकी विकास से मनुष्य पर्यावरणीय बाधाएं पार कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव भूगोल में स्थानिक विभाजन का क्या अर्थ है? विभिन्न सामाजिक समूहों का भौगोलिक अलगाव, जलवायु क्षेत्रों का विभाजन, जनसंख्या वृद्धि दर का अध्ययन या पर्यावरणीय प्रभाव। इसका सही उत्तर होगा विभिन्न सामाजिक समूहों का भौगोलिक अलगाव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस अवधारणा के अनुसार भौगोलिक विशेषताएं समाज की आर्थिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय निर्धारणवाद, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी नौ संभावनावाद, ऑप्शन नंबर डी भौगोलिक निर्धारणवाद। इसका सही उत्तर होगा पर्यावरणीय निर्धारणवाद। 48वां प्रश्न है, अब 2-3 प्रश्न ऐसे इसमें आ गए हैं जिसमें ये ऑप्शन देना हम थोड़ा भूल गए थे, फिर भी देख लेते हैं उसको। मानव भूगोल में स्थानिक पैटर्न क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि विभिन्न भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी पर कैसे वितरित हैं। 49वां प्रश्न आज का, मानव भूगोल का एक प्रमुख शाखा कौन सी है? आर्थिक भूगोल होगा, ऑप्शंस के हिसाब से है। और आज का आखिरी सवाल, मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। देखिए दोस्तों, मात्र ये चैप्टर जो है 2 पेज का है, 2 पेज से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब सोचिए जो चैप्टर 10 पेज 15 पेज का होगा उससे मेरा टारगेट है कि कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव तो जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक जो है एक ही वीडियो में एक चैप्टर को मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। अगले फ्राइडे को फिर से ज्योग्राफी का हम क्लास लेंगे, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे जिसमें सेकेंड चैप्टर को हम कवर करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया, अगले फ्राइडे को सेकेंड चैप्टर कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आगे चल के सप्ताह में 2 दिन कर देंगे। जब आपका आदत हो जाएगा पढ़ने का तब सप्ताह में 2 दिन चलाने लगेंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा आने लगे तो और अच्छे से हम प्रयास करेंगे कि पीपीटी बनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परसों आपको पता ही है, परसों यानी कि संडे को किस चीज़ का क्लास है? इंग्लिश का क्लास है ना। हाँ, तो परसों इंग्लिश का क्लास हम लेके आएंगे।
फर्स्ट चैप्टर बुक का हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है पूरे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे ऐसे ही। और ये जो आप पेज देख रहे हैं ये पेज आपको मिल सकता है। उसके लिए हम जल्द ही इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। उसका लिंक आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। अब तो इस पे वीडियो हमेशा आने ही वाला है। चलिए मिलते हैं दोस्तों परसों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।